अच्छा, आपको डॉक्टर साहब कहते हैं, साहिबा कहते हैं ज्यादा? छालनी कहते हैं। जो गांव की लेडीज आती हैं पहले आके देंगी छालनी कैसे है बेटा। 80 रुपए हाथ रखेंगी हाँ। आप। तो आप बचपन से डॉक्टर बनना चाह रही थी? हाँ, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है, मेरे फादर डॉक्टर थे तो मैं उनसे इंस्पायर हुई। जब कोई महिला गर्भवती है तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, उससे हाँ बच्चे के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इससे पेशेंट बिल्कुल ना डरे कि लगातार अल्ट्रासाउंड से कुछ नुकसान। कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है? सबसे पहले 2 महीने कंप्लीट होने पे होना चाहिए जी। उसके बाद 3 महीने कंप्लीट होने पे एंटी स्कैन होना चाहिए, 5 महीने कंप्लीट होने पे लेवल 2 स्कैन होना चाहिए और एक 9th मंथ में। 12 इयर्स से लड़कियों को सब भुगतना पड़ता है और जब तक वो 55 इयर्स की नहीं हो जाती हैं। खून तो इसका तो 6 ग्राम ही रहता है जी, कोई बात नहीं। तो भाई 6 ग्राम क्यों रहता है ये भी तो देखना जरूरी है। वो लड़की टाइम से पहले मैच्योर हो जाती है कि मुझे स्कूल में ऐसे जाना है, मुझे कपड़े ऐसे वेयर करने हैं। वो कितनी भी इंटेलिजेंट है उसका आधा ध्यान ये रहेगा कि मैं उठूंगी कहीं मेरे कपड़े गंदे तो नहीं है। क्या महिलाओं में ये रोग ज्यादा होते हैं कि जैसे पथरी हो गई? नहीं, पथरी वगैरह नहीं, यूट्रस में गांठ वगैरह ये तो महिलाओं में ही होगा क्योंकि यूट्रस है ही महिलाओं में। तो ये अपने घरों में क्या होता है कि खूब घी खिलाओ, ये खिलाओ, तो उससे क्या है गाल स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? पहले लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे, घर में घर के काम है, खेत के काम है या बाहर जाना आना, अब वो चीजें तो रही नहीं है। तो बेटर है कि आप घी वगैरह कम कर दो खाना। कोई गर्भवती महिला होती है तो क्या उसको कुछ फल खाने से भी बचना चाहिए? ऐसा भी कुछ होता है? जैसे सब तरह के फल खाए जा सकते हैं? सब तरह के नहीं, पपाया मेनली नहीं खाना चाहिए। अब इसके अंदर जो वजन बढ़ जाता है तो ये सामान्य होता है वजन बढ़ना? सब 7 से 8 किलो सामान्य है। अगर उससे ज्यादा वेट गेन होता है, समझो किसी महिला का 15-20 kg वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसमें वजन को उठाना, सीढ़ियां चढ़ना, जैसे आमतौर पे कहा जाता है अभी चीजें बंद है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जितना काम करेंगे उतना बढ़िया है। प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, पहले आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप नॉर्मल अपना काम करो। जो दवाई लेती होते हैं तो दवाइयों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वही दवाई लो, अपनी तरफ से कोई मेडिकेशन मत करो। आज के वक्त में जो महिलाएं मोबाइल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, क्या इसका भी असर पड़ता है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। हर महिला को आयरन के गोलियां लेनी ही पड़ती हैं? देखो अपने इंडिया में लेनी पड़ती हैं। कितनी उम्र तक के बच्चे आपके पास इजीली आके अपनी बात कर लेते हैं आज के समय में? आजकल के बच्चे कर लेते हैं। एक महिला रेगुलर क्या चेकअप करवाए जिससे उसको पता लग जाए कि मैं किसी परेशानी के दौर से नहीं गुजर रही? हीमोग्लोबिन लेवल है, आपका कैल्शियम लेवल है, विटामिन डी है, विटामिन B12, ये चीजें। अभी भी देश में ऐसा है कि पैड इस्तेमाल करें या कपड़ा इस्तेमाल करें, और इसको आप कितना सुरक्षित समझती हैं? कपड़ा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रेगनेंसी होगी, बच्चा हो गया तो कहते हैं इसको घुट्टी पिलाओ। हाँ, बच्चे को घुट्टी इसकी दादी देगी, नानी देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो, जैसे हल्का सा शहद भी दे देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? डॉक्टर, डाइट या अवेयरनेस, जागरूकता? सबसे पहले अवेयरनेस है, फिर डाइट है, फिर डॉक्टर है। देश की आधी आबादी महिलाएं और विश्व की आधी आबादी महिलाएं, और ये महिलाएं जितना देश की और विश्व की राजनीति में, आर्थिक स्थिति में अपना योगदान देती हैं, उतना ही अनभिज्ञ होती हैं अपनी सेहत को लेकर। उनकी सेहत को लेकर बहुत कम बात होती है। अब की बार शब्द मंच के सेहत के मंच पर रिफ्लेक्ट हाउस में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी गर्ग, जो कि सुप्रसिद्ध डॉक्टर है हरियाणा में, और इनका नाम जो है लगातार चर्चा में चलता है। 20 से 25 साल हो गए, 25 साल ही हो गए, 25 साल का इनका अनुभव है। और आज इनसे हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी महिलाओं को बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से वो बात भी नहीं कर पाती, और उनकी वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उम्र से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है या वो कमजोर हो जाती हैं, काफी परेशानी से दौर से गुजरती हैं। तो एक एक करके उन सब के ऊपर बात करेंगे आसान भाषा में। शब्द मंच पर आपका स्वागत है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू। एक्चुअली आपसे बातचीत करने के लिए हमारे पास सवाल कई हैं, पर मैं चाहूंगा कि जो आपके पास जो ज्ञान है, क्योंकि आपके पास बहुत से बच्चे आते होंगे, किशोर आते होंगे, युवा आते होंगे, महिलाएं आती हैं, प्रौढ़ भी आती हैं, तो वो जनरल समस्याओं के ऊपर आपसे बात करती हूँ। आप एक महिला हैं तो महिला से मेरे ख्याल में महिला और भी खुल के बात कर लेती है, कर लेती है। पर फिर भी हमारा समाज थोड़ा सा अभी
संकुचित रहता है इन सब बातों में, हाँ, खास तौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं नहीं कर पाती हैं अभी भी बात, नहीं कर पाते। फिर हम ही उनको पूछते रहते हैं कि और बताओ क्या दिक्कत है, और बताओ क्या दिक्कत है, तो तभी हम जान पाते हैं कि हाँ भाई इनको ये भी प्रॉब्लम। काउंसलिंग भी करनी पड़ती है काउंसलिंग भी करनी पड़ती है पूछने के लिए भी। अच्छा, सबसे पहले जैसे हमें पता होता है कि डॉक्टर हैं तो उन्होंने एमबीबीएस तो कर ही रखी है, तो हाँ आपने जी, भी कर रखी हाँ है, जी। इसके अलावा आपकी क्या क्या योग्यता है? मैंने शैक्षणिक एमडी गायनी में कर रखी है, योग्यता। जी। तो गायनी में मैंने 3 साल का जो एमडी होती है वो इसी स्पेशलिटी पे है कि महिलाओं के क्या रोग हैं, क्या उनका इलाज है और आगे उनकी क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये गायनी सारा मतलब उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ स्त्री हो गया। रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग हाँ जी। विशेषज्ञ। तो इसी के ऊपर एक एक करके हाँ बात जी, हाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ ना भ्रम के बारे में पहले बात करते हैं। हाँ जी, कई बार बताइए। भ्रम जो है लोगों के दिमाग में होते हैं, जिसको इल्यूजन कह देते हैं या फिर कुछ मिथ कह देते हैं। हाँ जी, तो ये एक मिथ होता है कि जैसे जब कोई महिला गर्भवती है तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, उससे हाँ जी। बच्चे के ऊपर भी फर्क पड़ता है क्योंकि किरणें हैं, वो क्या कहेंगे ये इस पे? मिथ है। जी। कोई भी अल्ट्रासोनिक वेव्स कभी भी हार्मफुल नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसको पता है कि हमें ये दिक्कतें इस पेशेंट्स में आ सकती हैं, कुछ प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती हैं, तो उसमें हमें कई बार रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो ये मिथ है, इससे पेशेंट बिल्कुल ना डरें कि लगातार अल्ट्रासाउंड से कुछ नुकसान हो। कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है? सबसे पहले 2 महीने कंप्लीट होने पे होना चाहिए जी। उसके बाद 3 महीने कंप्लीट होने पे एंटी स्कैन होना चाहिए, 5 महीने कंप्लीट होने पे लेवल 2 स्कैन होना चाहिए और एक 9th मंथ में जो लास्ट में होता है एक अल्ट्रासाउंड उसके ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर होना अच्छा, चाहिए। कई बार जो सर्जरी होती है तो ये कई बार किसी की सर्जरी हो जाती है गर्भधारण के दौरान, डिलीवरी के दौरान, तो उसको ये लगता है कि अगला बच्चा जो होगा वो भी डिलीवरी में होगा, ये मिथ है या? ये नहीं, ये मिथ नहीं है, लेकिन एक डिपेंड है कि आपका पहले जो सिजेरियन है उसकी इंडिकेशन क्या रही है, मतलब वो किस वजह से हुआ है। समझो अगर पेशेंट हमारे पास आता है, पहले कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मेरे को वेट तो काफी किया था लेकिन बच्चेदानी का रास्ता नहीं खुला, तो वो नेक्स्ट टाइम भी सिजेरियन के लिए जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि नहीं जी मेरा बच्चा उल्टा था या मुझे बच्चे ने लैट्रिन कर ली थी अंदर, तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो 3 इयर्स का गैप होना जरूरी है। 3 इयर्स का गैप होना जरूरी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि एक जो लड़की है, लड़कियों को ना आमतौर पे हम साहित्य में भी और वैसे भी नेचर भी माना जाता है मजबूत होती है पुरुष के मुकाबले, जो सरवाइव के मामले में जो वो कहा तो बेसिकली हो गया ना। अब आप देखो लेबर पे 12 इयर्स से लड़कियों को सब भुगतना पड़ता है। क्या मेंसेस शुरू हो जाते हैं, 50% वो वहां से वीकनेस स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। आप देखो लड़कियां, कई बच्चे 10th से पहले जो है बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही हैं लड़कियां, जैसे ही 9th 10th आती है उनकी, मतलब ये लगा लो कि मैं ज्यादा नहीं तो 50% लड़कियां डाउन चली जाती हैं स्टडीज में भी, क्योंकि इतने हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनली इतनी ज्यादा वो वीक हो जाती हैं। मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, स्कूल में थोड़ा सा उनको एजिटेशन होती है कि अब क्या करें हम लोग, कैसे वॉशरूम जाएं, क्या करें, मतलब ये चीजें बड़ी ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं लड़कियों को। हाँ, अब लेकिन लड़कियां बहुत स्ट्रांग भी हो गई हैं, लेकिन बेसिक तो ये है ना कि लड़कियां 12 साल से सब भुगतना शुरू करती हैं और जब तक वो 55 इयर्स की नहीं हो जाती हैं, 5 इयर्स तक, तब तक ये भुगतना तब तक ये इमोशनल बैलेंस उनका जो हार्मोनल चेंजेस हैं होते ही रहते हैं, कभी 12 इयर्स में, उसके बाद 20 इयर्स में, उसके बाद फिर आप जब प्रेगनेंसी होती है उसमें भी मूड स्विंग्स इतने आते हैं उसमें, है ना। फिर आप जब 40 इयर्स के बाद फिर हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं, कैल्शियम लेवल लो जा रहा है, बेसिकली वो डाउन जा रही है ना। और हमारे इंडिया में क्या ना, ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते कि भाई फीमेल्स का एक रेगुलर चेकअप हो कि भाई क्यों इतनी वीक हो गई। अरे कुछ नहीं, घर में सब है, खाने पीने को खाए नहीं तो क्या करें, खून तो इसका तो 6 ग्राम ही रहता है जी, कोई बात नहीं, तो भाई 6 ग्राम क्यों रहता है ये भी तो देखना जरूरी है। डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, कह देते हैं बस हो गया जी, काम खत्म, फैमिली कंप्लीट, लेकिन वो फीमेल की हेल्थ कितनी खराब हो रही है, क्या हो रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, मैं सवाल को इधर ही लेके जाना चाहता था कि महिलाएं शारीरिक प्राकृतिक रूप से तो कमजोर होती नहीं है, पर ऐसा क्या हो जाता है कि अधिकतर जो है महिलाएं के बारे में जब बातचीत होती है उनको कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, वही आपसे बात आती हूँ जैसे, और उनसे कैसे बचा जा अब 12 इयर्स की लड़की को एक पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 12 साल की लड़की 6th या 7th में होगी, उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे, आप सोचो एक बच्चा ही है, एक जगह लड़का है एक जगह लड़की है, वो लड़की टाइम से पहले मैच्योर हो जाती है कि मुझे स्कूल में ऐसे जाना है, मुझे कपड़े ऐसे वेयर करने हैं,
अगर कपड़े गंदे हो गए, मैं एक खुल के बात जी करना जी चाह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल में कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? वो 10 बार बेंच पीछे चेक करती है, कपड़े चेक करती है, हाँ, वो वो इनबैलेंस ही रहती है इतना दिमाग से। इम्बैलेंस, मतलब क्लास में बैठी है, हम्म, वो कितनी भी इंटेलिजेंट है, उसका आधा ध्यान ये रहेगा कि मैं उठूंगी, कहीं मेरे कपड़े गंदे तो नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है, दूसरी, जब लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं उस टाइम मेनली उसकी मदर को हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए उसका, हम्म, कि अनिमिक तो नहीं हो रही, मेंसेस ज्यादा तो नहीं आ रहे, कई बार बच्चे बताते ही नहीं है, हम्म, मेंसेस इरेगुलर तो नहीं हो रहे उसके, उसका डाइट खान पान सब अच्छा है या नहीं है। हम्म। तो अगर हम उस टाइम भी नहीं ध्यान देते तो वो शारीरिक तौर से वीक होती जाती हैं लड़कियां। तो ये पूरी आगे जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही और कमजोरी आती है फिर। अगर आप नहीं ध्यान दो तो ऐसा यानी नहीं है कि रहता ही है, ये एक बिंदु है जिस पे आपने बताया, इसका ध्यान दे तो महिला मजबूत हो सकती है, बिल्कुल लड़की हो मजबूत सकता, हो सकती बिल्कुल हो। अब इतनी महिलाएं हैं, मैरी कॉम जैसी, जो ट्विंस पैदा करने के बाद भी आज इतने बॉक्सिंग वगैरह में अभी भी वो उस पे कर रही है, तो उसने अपने आप को वो रखा ना, मजबूत रखा। अच्छा, क्या महिलाओं में ये रोग ज्यादा होते हैं कि जैसे पथरी हो गई उसके नहीं, यूट्रस पथरी में, वगैरह नहीं, या गांठ यूट्रस हो में गांठ वगैरह हो गई? ये तो महिलाओं में ही होगा, क्योंकि यूट्रस है ही महिलाओं में, तो ये नहीं, जैसे पित्ते की पथरी भी ज्यादा महिलाओं में पित्ते की पथरी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि जो अपने पित्त रस होता है, जैसे आम भाषा में पित्त रस जो कहते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। और ऊपर से जब अपने डिलीवरी के बाद अपने घरों में क्या होता है कि खूब घी खिलाओ, ये खिलाओ, तो उससे क्या है, गाल स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और मतलब ये लगा लो कि डिलीवरी के बाद 50% लेडीज में, 50 नहीं तो 40% लेडीज में गाल स्टोन्स की दिक्कत आती है। ठीक है, आती है। आती हैं, तो इसीलिए महिलाओं में ज्यादा होता है। हाँ, ये चीजें ज्यादा। तो क्या इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव तो यही है कि अब जैसे हमारा इतना हार्ड वर्क नहीं रहा, किसी भी महिला का भी नहीं रहा। पहले लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे, घर में घर के काम है, खेत के काम है, या बाहर जाना आना, अब वो चीजें तो रही नहीं है। तो बेटर है कि आप घी वगैरह कम कर दो खाना, आप वैसे जो हेल्दी डाइट लो, जैसे आप अपने फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, ये चीजें ज्यादा लो, घी पे उतना मत रखो, घी पे ज्यादा ज्यादा न रखें। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो जिस वक्त कोई गर्भवती महिला होती है तो क्या उसको कुछ फल खाने से भी बचना चाहिए? ऐसा भी कुछ होता है जैसे क्या? सब तरह के फल खाए जा सकते हैं? सब तरह के नहीं, पपाया मेनली नहीं खाना चाहिए जी। वो, क्योंकि पपीता पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीता का बीज जो है वो अबॉर्टिफेशन की तरह काम, अबॉर्टिफेशन मतलब उससे अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं, अबॉर्शन के चांसेस। आज से एंशिएंट टाइम में जब पेशेंट, उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह होती थी, तो ये बीज उस टाइम यूज होते थे कि इनको अबॉर्शन के लिए। अच्छा, इसको उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता तो ये नहीं खानी चाहिए ज्यादा, ये खतरनाक हो गए तो। हाँ, पपाया बिल्कुल अवॉइड करते हैं इसमें। अच्छा, इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो गर्भवती महिला है आजकल डॉक्टर्स के पास जाती है तो उसको ना, जैसे पुरानी महिलाएं तो कहती हैं वो दवाइयों का थब्बा दे दिया उठा के कि इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है या देनी जरूरी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि देनी जरूरी, अगर एक वेल टू डू फैमिली से आ रही है, हमें पता है उसका एच भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम उसको डाइट पे ही उसको मैनेज करेंगे, जरूरी नहीं है मेडिसिन। हाँ, लेकिन मंथली चेकअप के लिए जरूर कहेंगे। मंथली चेकअप बिल्कुल, मंथली चेकअप बिल्कुल जरूरत है। अब इसके अंदर जो वजन बढ़ जाता है तो ये सामान्य होता है वजन बढ़ना? सब 7 से 8 किलो सामान्य है। अगर उससे ज्यादा वेट गेन होता है, समझो किसी महिला का 15-20 kg वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बीपी ज्यादा होना, या पेशेंट शुगर की तरफ जा सकती है, मतलब ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, थायराइड होना। तो एक गर्भवती महिला को कितने टाइम के बाद आप लोगों से डिस्कशन करते रहना चाहिए अपनी सभी चीजों से बचने हम 7th मंथ तक तो कहते हैं कि मंथली चेकअप करवाओ, और 7th मंथ के बाद जो है हर 15 डेज के बाद। अच्छा, इसमें वजन को उठाना, सीढ़ियां चढ़ना, जैसे आमतौर पे कहा जाता है अभी चीजें बंद है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जितना काम करेंगे उतना बढ़िया है। प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, पहले आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप नॉर्मल अपना काम करो। आप ये देखो, ईंट भट्टे वाली जो काम करती हैं लेडीज, इतने बच्चे होते हैं उनके, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, और काम करती जा रही है। हाँ, लेकिन अगर किसी महिला को पहले खराबी हुई है, बच्चे उसके खराब होते जा रहे हैं, लेकिन अब उसकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है कि भाई ये प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसको हमें कहना पड़ता है कि भाई आप रेस्ट करो। एक महिला जो आपने बताया ईंट भट्टे पे रेगुलर काम कर रही है, मेहनत है, वो सब कुछ ये कहा भी जाता है कि मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा, बिल्कुल। पर दूसरी महिलाएं जो घरों में आजकल आराम से रहते हैं,
वो कुछ नहीं कर रही, ऐसा हाँ, कहा तो उनमें दिक्कत उन्होंने- भी आ रही है। उनमें दिक्कत आ रही दिक्कत है। भी क्या आ रही है। मेरा ये सवाल ये है कि क्या उनको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ क्या देखो, करना चाहिए? एक्सरसाइज में ये नहीं कहती कि ब्रिस्क एक्सरसाइज करो, योगा जो है अपने प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तनाव वाली एक्सरसाइज ना करें। तनाव वाली ना करें, वॉक कर सकते हैं, डेली वॉक तो कर ही सकते हैं, जो घर के आपके रूटीन के काम भी कर लो तो भी बहुत। तो आपके पास ऐसे कितने केस आते हैं जिनको आपको जबरदस्ती कहना पड़ता है कि आजकल वॉक तो करो? ज्यादा ही आ रहे आजकल ज्यादा अच्छा, एक महिलाओं में जब बातचीत होती है, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था कि उल्टी आने की शिकायत हाँ। होना लगा था, ये पूरा उसमें पीरियड के दौरान से नहीं, रहता है, ऐसा कभी नहीं बीच है। में रहता है? 70% लेडीज को तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक रहती हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम हो जाती हैं, कम हो जाता लेकिन 30% लेडीज को अप टू 9 मंथ तक भी रहती है दिक्कत, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है पेशेंट को। है, उसमें दिक्कत आती हाँ, उसमें हमें लगातार टैबलेट भी देनी पड़ती हैं, है। और उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है इसका HB मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन तो नहीं जा रहा, या पेशेंट को कई बार पानी की कमी वगैरह हो जाती है, तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जो दवाई लेती होती हैं, तो दवाइयों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दवाई ऐसे नहीं है कि कोई भी दवाई लेनी है, आपको जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है वही दवाई लो, अपनी तरफ से कोई मेडिकेशन मत करो। और नींद को लेके क्या कहेंगे? कई बार कहा जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा सो रही है। हाँ, शुरू में कई लेडीज में फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे उनको वीकनेस इतनी रहती है और हर टाइम लेजी सी रहती हैं वो, हाँ, ये होता है पेशेंट्स में। ठीक है। तो थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा उठ के काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, जो घर पे रह रही हैं। वर्किंग वुमेन्स को थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। वो उनको हमेशा लगता रहता है, आती है मेरे पास लेडीज कहेंगी डॉक्टर साहब हर टाइम लगता है कि लेट जाएं, बस सो जाएं, नींद आ रही है, तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। तो इस समय में आप क्या सलाह देती हैं? उनको रेस्ट करने की सलाह देती हैं? नहीं, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को रखो कि भाई नहीं, हमने ये डाइट खा ली, कुछ जूसेस वगैरह ले लिए, ताकि आप थोड़ा एनर्जेटिक रहो उसमें। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज, जैसे अपने यहाँ भारत देश में कहा जाता है कि अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से ही चक्कर को तोड़ना सीख गया था। तो क्या आज के वक्त में जो महिलाएं मोबाइल देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, क्या इसका भी असर पड़ता है? इसका बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। आप ये देखो, इतने अबॉर्शंस, बच्चे खराब होना, इतने बच्चों में एनॉमलीज होना, मतलब बच्चों में किसी में सिर नहीं बन रहा, किसी में कोई, और प्री टर्म डिलीवरी मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होना, ये सब इसी के कारण है। इसी की वजह से एक खाना पीना हमारा ठीक नहीं चल रहा, और एक ये मोबाइल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या बच्चे के दिमाग के ऊपर जो वो सुन रहा है, जो कितने उसमें सुनना शुरू कर देता है बच्चा, अगर हम बात करें तो लगा लो 3 मंथ्स के बाद ही शुरू। तो 3 मंथ के बाद अगर उसकी मदर या उसका फादर मोबाइल देख रहे हैं, तो वैसे पूछ रहा हूँ, ये मिथ है क्या कि उसके? मिथ नहीं है, जो भी चीज आप करते हो उसका बच्चे पे फर्क पड़ता है। अब हमारी पहले वाली लेडीज कहती थी कि भाई अगर प्रेगनेंसी है तो रामायण के 2 पेज ही पढ़ लिया कर, इसी तरफ में आ रहा है ना। तो अच्छे, आप अच्छी चीजें, अच्छे सॉन्ग, सूदिंग सॉन्ग भी सुन रहे हो, आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, बच्चा भी रिलैक्स होता है। ये चीजें बिल्कुल मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उसको सुनना शुरू हो जाता है, वो बनना शुरू होता है, और 5th मंथ के बाद तो डाइट पे इतनी अच्छा मतलब ध्यान देना चाहिए। बच्चे का ब्रेन का विकास जो है ना 5th मंथ के बाद शुरू होता है। जितनी अच्छी डाइट लेडीज लेगी, जितनी अच्छी चीजें सुनेगी, हम कहते हैं अच्छी बुक्स पढ़ो, इतना अच्छा वो करो, तो अब ये देखो, माँ के पेट से अब्दुल कलाम पैदा हुए, इंदिरा गांधी वहीं से पैदा हुए, तो ये सब मतलब कोई ये नहीं थे कि पीछे से कुछ ना कुछ रहता ही है ना कि इनकी मदर ने इससे जुड़ी हुई चीज फिर वो बता दीजिए। कई लोग कहते हैं कि बच्चे को ना गाजर खिलाओ, केसर खिलाओ, इससे बच्चा ना गोरा पैदा होगा। ऐसे लोग आपके पास भी आते हैं क्या? ये चीज मैं नहीं कह सकती आपको, क्योंकि कुछ कहते हैं कि इससे फर्क पड़ता है। कलर को लेके भी वो है ना धारणा, गलत धारणा है। कोई कहता है गोरा होना चाहिए, काला होना वैसे तो ये जेनेटिक्स ही होता है, जैसे मदर फादर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो फर्क तो है। ये डाइट आप जैसी लोगे, बच्चा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, केसर से फर्क पड़ता है। ऐसा मैंने काफी पेशेंट्स में देखा है। अच्छा। लेकिन हमारी बुक्स कुछ नहीं कहती। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आजकल मेडिकल साइंस में ये बता देते हैं कि इस मंथ में बच्चा पैदा हो जाएगा, बल्कि तारीख भी घोषित कर देते हैं। ये कोई ज्योतिष है या सच में मेडिकल साइंस है? ये तो मेडिकल साइंस में उन्होंने दिया है कि भाई आपकी जो भी LMP डेट है, जिस डेट को मेंसेस आए, उससे हम काउंट करते हैं 9 मंथ 7 डेज, जो कि फिक्स है सबके लिए। ठीक है। अब 9th मंथ लगने के बाद किसी की भी डिलीवरी हो सकती है, कि कभी भी हो सकती है। जन्म और मरण तो भगवान ने अपने पास रखा हुआ है, ये कोई नहीं बता सकता। नहीं, डिलीवरी की डेट्स आप देते हैं ना, भी इस डेट डिलीवरी की डेट तो हम ये कहते हैं कि भाई इससे डिले मत होना। अच्छा, इससे डिले मत होना इतना होता है कि 9 मंथ 7 डेज ये टाइम होना चाहिए।
अगर पेशेंट कई बार कह देते हैं जी इसको तो दर्द ही नहीं लगे तो हम क्यों लेके आए, तो हम कहते हैं भाई लेके आना है उसको। लेके आना है। कई हाँ। लोग ऐसे भी आते हैं जी, कल मेरा जन्मदिन है जी, मेरा जन्मदिन हाँ, भी था आते उसी हैं। दिन, इसी दिन बच्चे की डिलीवरी कर तो दो। हम कहते हैं भाई नेचर को मत छेड़ो। अच्छा, हाँ, तो यही हम मैं कहते जानना हैं चाह रहा कि था। भाई नेचर को मत छेड़ो। फिर कह देते हैं जी आपको क्या है, आप ऑपरेशन से कर दो। मैंने कहा, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम अननेसेसरी क्यों इंटरफेयर करें उसमें। जी। जब भगवान ने हर चीज अपनी तरफ से बनाई है तो उसको क्यों छेड़ना। हर महिला को आयरन के गोलियां लेनी ही पड़ती हैं? देखो अपने इंडिया में लेनी पड़ती हैं, हम्म, क्योंकि हमारी ना तो डाइट प्रॉपर है, हम्म, ठीक है, और जंक फूड तो अब आजकल ज्यादा चल रहा है। तो ये लगा लो कि 80 to 90% फीमेल्स को तो लेनी ही पड़ती है। आपके पास जो एक बच्चे हैं, जैसे हम किशोर मान, मेरे को तो पिछले दिनों ही पता लगा आप सब डॉक्टर से बात करके कि आप तो 18 साल तक की उम्र तक बच्चा मानते हैं। हाँ, जैसे पर हम ये मानते हैं कि अगर 14 साल का है तो वो किशोर है, उसके बाद वो युवा में आ गया। तो कितनी उम्र तक के बच्चे आपके पास इजीली आके अपनी बात कर लेते हैं आज के समय में? या आजकल उसमें के बच्चे हिचक कर है? लेते हैं। आजकल के बच्चे मतलब मैंने देखा है कि 14 इयर्स 15 इयर्स की भी लड़कियां खुल के सारी बात कर लेती हैं। उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? बेसिक प्रॉब्लम्स जो आजकल चल रही है वो चल रहा है इरेगुलर मेंसेस। ठीक है। और क्योंकि बच्चे ना इस टाइम से कोई 10th में 9th में एक स्ट्रेस है उनके, कि या तो पेरेंट्स की तरफ से भी होता है और खुद बच्चे देखते हैं कि मैंने ये बनना है करना है, या कुछ गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही चीजें हो दोनों ही चीजें। तो मतलब अब खुल के बात करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं। वैसे सही उम्र कौन सी होती है मेंसेस की आपके यहाँ? पहले जो मानते थे, आज से मतलब ये लगा लो कि 10 साल पहले हम कहते थे कि 15 से 17 साल एज होनी चाहिए, लेकिन अब आप देखोगे नहीं 10 से 12 साल की एज में बच्चों को आ रहे हैं। 10 से 12 साल के वहीं से शुरू हो वहीं जाती से शुरू हो जाते हैं। है। तो इससे तो कमजोरी हो जाती है। हाँ, बच्चों की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है कुछ क्या इससे। इससे कद भी रुक जाता है? नहीं, आजकल अगर हम पेशेंट्स को समझाते हैं अच्छी तरह कि भाई डाइट प्रॉपर लो तो नहीं रुकता, ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाता था, धारणा थी कि अगर जब से आना शुरू नहीं हो, नहीं उसके नहीं, पहले क्या था कि लड़कियों को जब मेंसेस आने शुरू होते थे तो घर से बाहर निकालना ही बंद कर देते थे एक तरह से उनको। ठीक है। अगर आपने पहले सुना होगा अपनी दादी, आगे से उनकी परदादी वगैरह, तो जब लड़की को मेंसेस आने शुरू हो गए तो घर से बाहर निकालना बंद कर देते थे। हाँ, उसको क्लोज कर देते थे उसको तो उस टाइम बाहर उनकी कर ग्रोथ, तो अगर आप किसी चीज को बंद करके रखोगे तो ग्रोथ तो रुकेगी बच्चों की। लड़कियों के लिए खास तौर पे बताइए कि वो क्या ऐसे विटामिन लें, क्या ऐसा फूड सप्लीमेंट लें जिसकी वजह से वो मजबूत रहे और उनको कोई दिक्कत ना आए? देखो, दूध सबसे पहले जरूरी है। कैल्शियम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम डिप्लीशन उनका 12 साल की उम्र से शुरू होते होते 55 साल की उम्र तक भी हो जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा कैल्शियम, और फिर उनका है आयरन की। ये सप्लीमेंट्स मतलब अगर डाइट से कंप्लीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सप्लीमेंट लेने चाहिए। हाँ। एक लड़की की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक महिला की दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि वो रोगों से अधिक बची रहे? महिला की दिनचर्या तो परिवार से शुरू होती है, परिवार पे खत्म हो जाती है। नहीं, ये तो आपने वो बता दिया जो चल रहा है। लेकिन मैं तो नहीं, यही होना क्या कहूंगी कि सुबह उठ के पहले आप अपने पे ध्यान दो। अपना जो भी उठ के गर्म पानी पीना, या आप फ्लैक्स सीड का पानी लेना चाह रहे हो, या जीरा वाटर, कुछ भी मतलब एक लेना चाहिए। एटलीस्ट आधा पौना घंटा अपने व्यायाम कोई भी योग या करना चाहिए। फिर आप अपने रूटीन में आओ, जो भी आपने काम करना है। ये जो महिलाओं में व्रत रखने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, और ये कहा भी जाता है कि व्रत रखने से अगर बीमारी है तो मत रखो या थोड़ा सा कम रखो, इस बारे में आप क्या कहें? बेसिकली ना तो किसी भगवान ने कहा है व्रत रखो, और ना किसी उसमें लिखा हुआ है। व्रत पहले हमारे जो कहते थे कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार उपवास रखना, वो सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन को रेस्ट देने के लिए। अब आप ये देखो, हम हर टाइम खाते रहते हैं, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, तो हमारी जो आंतें हैं वो तो बेचारी कभी रेस्ट मोड में गई नहीं ना, कभी डिटॉक्सिफाई नहीं। एक्चुअली उपवास का मतलब होता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो कि आजकल हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम वो बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जा रही। पहले लोग उपवास रखते थे 10 दिन में एक बार, लेडीज खास तौर पे, कि मैं लेडीज को थोड़ा सा होता है कि मैं मोटी ना हूँ, है ना। हाँ, ये भी होता है। तो वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए करते थे। अब वो एक उसको वैसे नाम दे दो, भगवान के नाम पे आज हम वो तो पकौड़ियां तल तल के खा रही हैं उपवास में, उसका कोई मतलब नहीं। और ज्यादा नुकसान ही करेगा वो ज्यादा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कुछ एक लक्षण होते हैं जिसके अंदर की हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, मगर वो ज्यादा
परेशानी वाले हो सकते हैं हमारी बीमारी के लिए, जैसे कि मान लीजिए तेज पेट दर्द होना, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना, सिर दर्द होना, इसको ये माना जाता है नहीं ये तो महिलाओं की सामान्य प्रक्रियाएं हैं, क्या वो देखो खतरनाक ये किस वक्त बन डिपेंड जाती हैं? है कि आप किस एज ग्रुप की बात कर रहे हो। हम्म ठीक है, अब जैसे एक 14 साल की लड़की आ रही है कि मेंसेस के टाइम सीवियर पेन होता है, ठीक है, वो एक नॉर्मल भी हो सकता है। अगर फिर भी उसको बहुत ज्यादा पेन है तो एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है क्योंकि आजकल छोटी छोटी एज में रसोलियां आ रही हैं। ठीक, अच्छा ठीक है छोटी ना? उम्र में भी भी रसोलियां? रसोलियां बन रही हैं। तो अगर उनको पेन होता है, किसी लड़की को किसी किशोर को पेन होता है ज्यादा, तो वो आपके पास आए बेटर है एक बार अल्ट्रासाउंड जरूरी है। अल्ट्रासाउंड? हाँ, और लेकिन कई बार क्या होता है कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आता है तो हम भी उसको कहते हैं भी अच्छी बात है, लेकिन इतना पेन होता है कि आपको पेन किलर खानी पड़ती है उसमें। कई बार इस तरह की समस्याएं बताई जाती हैं जैसे गांठ आ रही हैं हाँ, मेंस, वो क्या मामला होता है? वो होता है कि जैसे लड़कियों को अगर वीकनेस है ना, कई लड़कियों को तो क्या करते हैं कि हमारे खून में उनको क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाता है। ठीक है जैसे किसी चीज की वीकनेस है तो क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाता है, उनमें ब्लीडिंग ज्यादा होती रहती है। फिर जी, अगर हम उस टाइम पे उनको कहें कि जैसे आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स ज्यादा खाओ, ठीक है। तो ये चीजें कम कर देती हैं उस चीज को। अच्छा, विटामिन सी खाने से यहाँ भी लाभ हाँ, मिलता है? जैसे कि मतलब मौसमी वगैरह फ्रूट्स का उनको भी खाएं। अच्छा। हर चीज के हम मेडिकेशन क्यों ही दें उनको ना। तो महिलाओं को कुछ वैक्सीनेशन करवानी चाहिए परमानेंट? हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी वैक्सीनेशन है ऐसी? सर्वाइकल वैक्स होती है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। बच्चेदानी का जो नीचे का पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए अब क्या रिकमेंड किया कि 12 साल की उम्र से लेके आप 45 इयर्स तक वो वैक्सीन करवा सकते हो, और वो करवानी चाहिए हर फीमेल को। मैं जरूर एडवाइस 12 साल से लेके 45 इयर्स तक की फीमेल को करवानी हाँ, चाहिए। ठीक है। अब तो वही वैक्सीन मेल के लिए भी कह रहे हैं। अच्छा जी। कि भी वो मेल के लिए भी वो जरूरी है। सेम अभी ये रिसेंटली मैंने ये पढ़ा कि वो वैक्सीन मेल के लिए भी जरूरी। तो आपके यहाँ वो होती है वैक्सीनेशन? हाँ जी बिल्कुल होती है। तो शालिनी हॉस्पिटल में आया जा सकता है? आ जा सकता है बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा और वैक्सीनेशन कौन सी है? इसके अलावा और कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। बाकी जो रूटीन में बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्टिंग से जो लगती हैं वो जरूरी है, या प्रेगनेंसी के टाइम जो है टेटनस, डिप्थीरिया, ये जरूरी है। एक महिला रेगुलर क्या चेकअप करवाए जिससे उसको पता लग जाए कि मैं किसी परेशानी के दौर से नहीं गुजर रही? रेगुलर चेकअप में तो यही है, हीमोग्लोबिन लेवल है, आपका कैल्शियम लेवल है, विटामिन डी है, विटामिन B12, ये चीजें। ठीक है। और अगर पेशेंट को किसी तरह की कोई लगता है कि नहीं मेरे पेट में दर्द रहता है, तो वो कभी एक अल्ट्रासाउंड जो है जरूरी होता है। वो तब जरूरी होता है। और एक बात और मैं कहूँगी, 40 इयर्स के बाद हर महिला को 6 महीने बाद एक मेमोग्राफी और एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। 40 इयर्स के ऊपर उम्र के बाद? हाँ जी, ये जरूर कराना चाहिए। एक तो आपने बताया मेमोग्राफी होता है कि टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप शुरू से कुछ पता लग जाए कि भाई ये चीज तो नहीं हो रही है, तो वो जरूरी है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब कहते हैं साहिबा कहते हैं? ज्यादा छालनी कहते हैं। अच्छा, तो आप जो गांव की लेडीज आती हैं पहले आके देंगी छालनी कैसे है बेटा, सिर पे हाथ रखेंगी आपके। अच्छा, तो वही मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता। ठीक है। तो आप बचपन से डॉक्टर बनना चाह रही थी? हाँ, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई थी। मैं तो महिला रोग विशेषज्ञ बनना है यही था या सर्जरी वाला? हाँ, यही था शुरू से। अच्छा, सर्जरी वाला काट पीट करनी है ऐसा नहीं था? तो इसमें भी काट पीट मिलती है ना। अच्छा, कर देते हो इसमें? तो इसमें जैसे अगर कोई आपने बच्चेदानी का ऑपरेशन करना है तो आप ही करते हो? तो मैं करती हूँ। मैंने सोचा डॉक्टर मनोज करते हैं। नहीं, आप पूछो इनको। अच्छा, आप ही करते और अगर सिजेरियन करना है तो भी आप ही करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कैसे पता लगता है कि ये डिलीवरी नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी? पहले से इसकी तैयारी पहले अगर कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे आपकी ओल नाल नीचे है, मैं साधारण भाषा में बताइए। ओल नाल नीचे है, पेशेंट पूछते हैं नॉर्मल हो जाएगी, हम कहते हैं नहीं, आपको पहले से रेडी हो रखना है इस चीज को कि भाई इतनी तारीख को आपने आके सिजेरियन करवा लेना। उससे पहले कोई दिक्कत हो तो पहले आना। सही है। ठीक है। बच्चा उल्टा है आपका, बच्चा टेढ़ा है, तो हम पहले ही कह देते हैं नॉर्मल नहीं होगी, आपने रिस्क भी नहीं लेना। ठीक है, जैसे भी होता है तो आपने हमारे पास पहुंचना है। पेशेंट का बीपी हाई रहता है, उसमें भी हम कहते हैं नहीं लेना। ठीक है। पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज है, उसमें भी नहीं। ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं जो हम पहले ही बता देते हैं कि तो इसमें नहीं होगी, पहले ही बता देते हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, कई जो नवविवाहित जोड़े हैं वो आपके पास आते होंगे और ये सवाल आपसे रहता होगा कि क्या हम
बच्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसी क्या स्थितियां होती हैं जिस स्थिति में उनको दिक्कतें आती हो सकती हैं या उनको आपके पास आना चाहिए? 1 साल तक अगर वो विदाउट एनी उसके हैं, आपस में इंटीमेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसमें मेरे पास आना चाहिए। 1 साल के बाद, 1 साल के एक बाद? साल तक मैं कभी किसी कपल को नहीं कहती कि आप ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है। ठीक है, आप 1 साल वेट करो। अगर 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर्स को आपको मिलना चाहिए और अपने चेकअप करवाओ कि क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें क्या समस्याएं होती हैं और उनका निदान क्या है? समस्याएं दोनों तरफ से होती हैं। हम्म, पहले मेनली लाया जाता है फीमेल को कि भाई इसके चेकअप कर दो जी, तो हम क्या करते हैं कि भाई आप मेल फीमेल दोनों को लाओ, दोनों के चेकअप दोनों के टेस्ट होने चाहिए। तो मेनली लेडीज जो उनकी मदर या जो होती हैं वो कहती है नहीं जी उसमें तो कोई दिक्कत उसमें नहीं तो है। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पहले यही होता है कि भाई आपको कैसे पता दिक्कत है या नहीं है। पहली बात, दिखने में तो ये भी ठीक लग रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसका टेस्ट क्यों नहीं करा रहे। फीमेल्स के मोस्टली टेस्ट क्या हैं कि अगर कोई ट्यूब टेस्ट करनी है सब पेनफुल रहता है। मेल का जो एक ही टेस्ट है और वो भी कोई पेनफुल नहीं है, वो भी नहीं करवाते वो लोग। वो भी नहीं करवाते। हाँ, तो आपका ये कहना है कि जितना महिलाओं की टेस्टिंग जरूरी है उतनी पुरुषों की भी बिल्कुल जरूरी 50-50% है ये तो। 50-50% है, बराबर की है। बराबर की इनफर्टिलिटी में हम्म। जिनके बच्चे नहीं हो रहे उसमें सिर्फ ये नहीं है कि फीमेल में ही वो रहेगा, 50% मेल में दिक्कत रहती है, 50% फीमेल्स में। तो इसमें अगर जो दिक्कत पता लगी एक बार के बाद तो उसमें क्या क्या इलाज होते हैं और आज के वक्त में विज्ञान इनके बारे में क्या कहते हैं? देखो पहले तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही, जैसे मेडिसिन वगैरह से ही शुरू रखना चाहिए। अंडा बन रहा है या नहीं, ट्यूब्स ठीक है या नहीं, तो 3-4 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद हो ही जाती है प्रेगनेंसी। कुछ पेशेंट्स में फिर आगे नहीं होती तो उसमें IUI एक है जिसमें हम स्पर्म्स लेके जो है सीधे बच्चेदानी में रखते हैं। स्पर्म्स वॉश होता है, वो पूरी एक टेक्निक होती है, IUI बोलते हैं। 3 बार होने के बाद फिर भी नहीं हो रही प्रेगनेंसी तो फिर पेशेंट को IVF के लिए एडवाइस किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो कितनी उम्र तक इस तरह से जो कृत्रिम गर्भाधान है किया जा सकता है? इसकी 45 लास्ट है, 45 लास्ट तब तक ये क्या हमारे आपके अपने हॉस्पिटल में भी है या ये बाहर ही होता है? IVF के लिए हम ट्रीटमेंट पूरा दे रहे हैं लेकिन उनको प्रोसीजर के लिए हिसार भेजते हैं। बाकी आप यहाँ कर सकते हैं, यानी सुविधा टोहाना में भी है इसके लिए। वो लोग अगर ऐसे लोग हैं तो आपसे मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से ध्यान रखना पड़ता है या नॉर्मल होता है या क्या महंगी प्रक्रिया है? ये थोड़ी महंगी प्रक्रिया है और पेशेंट को थोड़ा सा पेनफुल भी रहती है कि इसमें इंजेक्शंस वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं, हार्मोन्स ज़्यादा दिए जाते हैं। पेशेंट के लिए थोड़ा होता तो मुश्किल है ये, पर लेकिन जब पेशेंट थक जाता है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके हमने कर लिया, अब बेबी चाहिए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो बेस्ट। तो इस तरह के ट्रीटमेंट भी क्या चल रहे हैं, जैसे कि आजकल सैरोगेट मदर के होते हैं वो? हाँ, सैरोगेसी का एक बार बीच में अपने इंडिया में काफी बंद भी हुआ था इस चीज में। सैरोगेसी सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल ही नेसेसिटी है कि भाई ये मदर को कभी उसमें बच्चेदानी में प्रेगनेंसी रह ही नहीं सकती। पर सैरोगेसी का कई लेडीज ने उसका गलत फायदा भी उठाया है, तो उस वजह से बीच में बैन भी हो गई थी, लेकिन अब फिर से वो चल रहा है सैरोगेसी का। लेकिन उसमें बहुत ध्यान से कि कौन सी फीमेल्स लेनी है, हेल्दी हो, जो कि ये कल को यही क्लेम कर दें कि मेरा ही बच्चा है, मैं नहीं रखना है जी। हाँ। ये तो मेरी तरफ से ही है, DNA तो वो दिक्कतें आती हैं इसमें थोड़ी। अच्छा, कुछ और उसके ऊपर भ्रम के ऊपर बात करते हैं, इल्यूजन के ऊपर, कि क्या पीरियड्स के दौरान बाल धोना, सिर पे तेल लगाना नुकसानदायक है? कुछ भी नहीं है ऐसा, बाल धोने से कोई दिक्कत कुछ भी नहीं दिक्कत। और क्या पीरियड्स में नींबू या दही खाना बंद कर देना चाहिए? कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे एक वो होता है कि वाइट डिस्चार्ज, तो उसमें कहा जाता है इसमें हड्डियां खुर के निकल रही हैं। ऐसा नहीं है, वाइट डिस्चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है फीमेल्स को तो उसमें वीकनेस आ जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन है वो एक तरह का। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो बॉडी को वीक तो करेगा। तो आम भाषा में लेडीज कह देती है कि मेरी तो हड्डियां ही खुरने लगती है। एक्चुअली वो वीकनेस है, हड्डियां नहीं खुरती हैं, एक्चुअली उसमें वीकनेस ज्यादा होती है। इसका इलाज क्या है? इलाज है कि मेडिसिन है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, या फिर उसको प्रॉपर एक कोल्पोस्कोपी टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे कुछ जख्म वगैरह तो नहीं है। अगर हैं जख्म वगैरह तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, आगे कॉटरी वगैरह करते हैं जैसे, वो इलाज है, क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है। तो जैसे कि अब एक उम्र जिसको हिंदी में रजोनिवृत्ति कह देते हैं, मोनोपॉज आप इंग्लिश में कहते हो, और इसके ऊपर तो BBC ने पिछले दिनों एक बड़ा एपिसोड भी बनाया।
तो इसके अंदर ये कहते हैं कि महिला का जो स्वभाव है बिल्कुल बदल जाता है बदल जाता है। और ये जब तक चलता है तो वो उसको कई महिलाएं जो है एंजाइटी के भी शिकार हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल होती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और ये सब में होता है या किसी किसी में होता है? ये लगा लो आप 85% फीमेल्स में ये दिक्कत आती है, 45 से लेके 55 तक। इसमें किसी भी टाइम पेरीमेनोपोजल पीरियड्स भी बोलते हैं हाँ इसको, जी। फिर मेनोपोज फिर होता है, ठीक है। मेनोपॉज। पेरीमेनोपोज में सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, फीमेल्स हर छोटी छोटी चीज को लेके उसमें एंजाइटी होती है उसको। हर एक मोस्टली फीमेल्स पता है आके क्या कहेंगी कि मेरे को एक छोटी सी चीज भी अगर घर में किसी ने कह दी तो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। अच्छा। तो ये होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो हम उसमें मतलब हम यही कहते हैं जैसे अगर फीमेल आई है कि रात को नींद नहीं आना, एंजाइटी ज्यादा रहना, हर चीज में गुस्सा करना, तो उसमें हम हस्बैंड को साथ में लेके यही समझाते हैं कि इसमें मेडिसिन से ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है एक्चुअली फैमिली को। ठीक है। जैसे अब तो क्या है, लड़कियां पहले तो चलो लड़कियां छुपाती थी मेंसेस आ रहे हैं, तो अब लड़कियां कहती है मम्मी मेरे मेंसेस आए, मेरे को प्लीज कुछ बोलना मत, मैं इन दिनों चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ठीक है। तो अच्छी बात है, बच्चे पहले से बोल रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग उस टाइम ध्यान कर लेंगे उसका। ठीक है। पहले क्या बोलते नहीं थे, चुपचाप रह के अगर कुछ बोल भी रहा है तो गुस्सा कर लिया, चलो खत्म हो गया। ठीक। तो अब क्या है, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में यही दिक्कत है कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है उस टाइम, प्लस फैमिली सपोर्ट, प्लस आपको है थोड़ा मेडिटेशन वगैरह, प्लस कुछ मेडिसिन हैं जिससे आप ये अपने हार्मोनल बैलेंस कर सकते हो बस। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लेना कितना सही है या किसी थेरेपी कोई उसका नुकसान नहीं है। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ये दिक्कतें आती हैं, देनी पड़ती है मेडिसिन। जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कईयों को। हाँ, कईयों को ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो जाती है, कईयों को मोटापा ज्यादा आना शुरू हो जाता है, कईयों को इस टाइम और जैसे बीपी शुगर वगैरह ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बीपी शुगर भी आता है आता है इसमें हो सकता है ऐसे। वैसे तो मेल्स में भी आफ्टर 40-45 देखो अपन कह ही देते हैं कि बीपी शुगर तो शुगर बीपी आ जाता है। हाँ। तो फीमेल्स में इस दौरान ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जब ये ऐसा हो जाता है तो क्या उसके बाद वो गर्भधारण कर सकती हैं महिलाएं? इसकी संभावना कितनी होती है? इसकी 45 के बाद संभावनाएं नेचुरल तरीके से तो बहुत कम होती हैं। हाँ, आईवीएफ से कर सकते हैं। आईवीएफ से हो सकती है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो अभी भी देश में ऐसा है कि पैड इस्तेमाल करें या कपड़ा इस्तेमाल करें, और कईयों में फिल्मों में देख लीजिए, साहित्य में देख लीजिए, जनरल आता है कि अभी भी महिलाएं जो है कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। इसको आप कितना सुरक्षित समझती हैं? कपड़ा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर वॉश कर सकते हो, नहीं कर सकते, डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हो उसमें या नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहूंगी कि पैड यूज करना चाहिए, और मैं तो हर महिला को यही कहूंगी कि हर 4 घंटे बाद आप उसको चेंज भी करो, ताकि आप इन्फेक्शन जैसी जो ये ल्यूकोरिया का आप पूछ रहे थे, मेन रीजन उसका यही है। उसका मेन रीजन यही है कि आप ड्यूरिंग मेंसेस साफ सफाई नहीं रख रहे, उसकी वजह से सबसे ज्यादा। अच्छा, अब आप बताइए कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा आपके पास जब आती हैं तो उनके बीमार होने का मुख्य कारण आप क्या समझती हैं? आपको क्या लगता है? एक सलाह जो आप सभी महिलाओं को देती हैं, जैसे अगर किसी नेचुरोपैथी वाले के पास जाओ ना, वो कहते हैं भी आप चाय छोड़ दो, तो अगर आपके पास ऐसी कोई महिला आ रही है तो उसकी बीमारी की जड़ आप क्या मानते हैं? मेन तो देखो सबसे पहले महिलाओं में यही है कि अपना हीमोग्लोबिन पूरा रखो। जो भी पेशेंट्स अनीमिक हैं मोस्टली उनमें दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शंस की भी, ठीक है, वीकनेस की भी, और आगे आगे वो इन्फेक्शन पकड़ती जाती हैं। जैसे अपने आम लेडीज कहती है बूंद लग गई तो मेरी छाती में दिक्कत हो। हाँ। सिर्फ बूंद लगने से नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। ठीक है। फीमेल्स में इम्यूनिटी जल्दी डाउन होती है क्योंकि उनमें डिलीवरीज के बाद हो रहे इतना ब्लड लॉस होता है कि वो पूरा होता ही नहीं है कभी। हम कोशिश ही नहीं, बच्चा हो गया उसके बाद फीमेल्स की तरफ तो इतना ध्यान ही नहीं जाता किसी का कि भाई उसकी भी केयर करनी है। प्रेगनेंसी होगी, बच्चा हो गया तो कहते हैं इसको घुट्टी पिलाओ। हाँ, बच्चे को घुट्टी इसकी दादी देगी, नानी देगी। तो आप क्या कहते हैं, दूध पिलाओगे घुट्टी पिलाओ? नहीं, वो मैं मानती हूँ कि चलो भाई ये शौक होते हैं। अच्छा, नहीं, पहले दूध पिलाना चाहिए कि घुट्टी देनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो, जैसे हल्का सा शहद भी दे देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत दो कि बच्चे की वो रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं भाई ध्यान से हल्का सा टच करना है, हल्का सा टच करना है। ठीक है। अच्छा, आजकल कई लोग, जैसे हमारी तो बातचीत हुई, खैर आपसे ही हुई, आप डॉक्टर भी हैं, डिग्री धारक भी हैं, हॉस्पिटल भी चला रही हैं। अब कई लोग ना अधिकतर जानकारी उससे ले लेते हैं, सोशल मीडिया पे जाके गए, कुछ लिखा हुआ पढ़ा
ये और उससे दिक्कतें जानकारी बहुत आ रही है हमें भी। अच्छा, आपको हम भी इस चीजों को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक पेशेंट आई मेरे पास, कहती जी मेरी शादी तो थी 12 तारीख को, तो मैंने उसमें उसको प्रेगनेंसी हो गई फर्स्ट मंथ में, मैंने डेट लिख दी कि 1 तारीख को मेंसेस है, मैंने LMP लिख दी 1 तारीख। 1 तारीख को। ठीक है, तो अब उसका हस्बैंड तो पीछे पड़ गया, कहता आप शादी तो हमारी 12 को हुई है, आपने 1 तारीख लिख दी प्रेगनेंसी की। मैंने कहा भैया ये प्रेगनेंसी की डेट नहीं है, ये मेंसेस आने की। नहीं जी मैंने नेट पे सर्च किया था कि आपने ऐसे लिखा है ऐसे। मैंने कहा भैया हर चीज नेट सही नहीं बताता है। ठीक है। मतलब उनकी इतनी दिक्कत आ गई थी कि डिवोर्स तक की दिक्कत आ गई थी। अरे बाप रे। तो जी ये तो बच्चा पहले का हुआ। फिर उसको समझाना मुश्किल, मैंने इतनी मतलब 20 मिनट उसको लगा के समझाया कि ओवुलेशन जब होती है, तुम्हारी शादी बाय चांस उस टाइम पे हुई, ओवुलेशन जब हुई प्रेगनेंसी तभी हो गई, तो डेट लेकिन हम 1 तारीख से ही मानते हैं। तो ये चीजें अच्छा। बेचारी फीमेल्स को बड़ी ज्यादा फीमेल्स को बर्दाश्त करनी बहुत पड़ती है। ज्यादा ये दिक्कतें ठीक है, आती हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? डॉक्टर, डाइट या अवेयरनेस, जागरूकता? सबसे पहले अवेयरनेस है, हम्म। फिर डाइट है, फिर डॉक्टर है। फिर मैं तो डॉक्टर। यही कहूँगी। आप तीसरे नंबर पे आते हाँ हैं। बिल्कुल तीसरे नंबर पे। किसी मरीज को आप तक पहुंचना ही ना पड़े, वो ठीक रहे। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अगर सबकी डाइट अच्छी है, अवेयरनेस अच्छी है, तो हमारे पास पहुंचे ही तब कि हाँ उनको आज अब ये दिक्कत नहीं ठीक हो रही उस चीज से, तब आए। जब आपने पहली बार ज्वाइन किया था पहले वर्ष में और अब के वर्ष में कितना कितना ज्यादा समझा पाने में आसानी महसूस करती हैं? उस वक्त ऐसी महिलाएं बात कर पाती थी? महिलाएं बात नहीं कर पाती थी, लेकिन वो मान लेती थी जो हम बताते थे। अच्छा। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जो हम बताते हैं पहले उसको नेट पे सर्च करते हैं फिर उसमें से कुछ चीजें उनको समझ आती है, कुछ चीजें नहीं। तो इसके हर एक चीज के इफ एंड बट्स हैं कि पहले जो डॉक्टर ने कह दिया करना है, अब जो डॉक्टर ने कह दिया पहले उसको सर्च करेंगे, फिर उसमें से जो चीज ठीक लगेगी वो करेंगे। अब बातचीत ज्यादा आ गई, बातचीत ज्यादा आ गई, बातचीत खुल के खुल के होने। चलिए, बातचीत खुल के हो, एक अच्छी निशानी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मैंने जितना मैं पूछ सकता था वो मैंने आपसे पूछा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक तो हर चीज के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता फीमेल्स में, कि वो अपने घर पे कुछ भी ना छुपाएं, अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको बताएं। ठीक है। आज भी हमारी जो 60-70 इयर्स की फीमेल्स हैं उनमें दिक्कत क्या आ रही है, पहले नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती थी, धक्का मुक्की करके भी कर रहे हैं, तो बच्चेदानी बाहर आने की प्रॉब्लम है। आप मानोगे नहीं अभी तक फीमेल्स बाहर बच्चेदानी लटक रही है, घूम रही है ऐसे, और वो घर पे नहीं बता रही है जी बेटे बहू बड़े हो गए, अब मैं कैसे बताऊं। तो मैंने कहा भाई तुम अपनी बहू को बता दो, अपनी बेटी को बता दो, कोई तो लेके आए। कोई तो लेके आए। वो फिर भी नहीं बता रही है, तो उनमें क्या है आगे कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा। और आप एक बात बताओ, कहाँ हमें 55 इयर्स में ऑपरेट करना ज्यादा आसान है या 75 में? जैसे जैसे एज बढ़ेगी है ना, तो ये तो घर में मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट बेटियां ही बात कर लें, बहुएं बात कर लें, भाई आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई नहीं बता रहा तो भी वो धीरे धीरे बताना शुरू कर दे। हाँ, ये बात। डॉक्टर शालिनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो 50% आबादी है, जैसा मैंने पहले कहा आपसे। और इन्होंने भी एक चलते चलते की मनोवैज्ञानिक और एक अच्छी बात कही कि बातचीत जो है महिलाएं आपस में तो जरूर करें, बेटियां करें, माओ से करें, चाची ताई दादी नानी, ताकि कम से कम जो बाद में जाके एक समस्या का पहाड़ बन जाता है उसको पहले ही रोका जा सके। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बातचीत आप सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और अगर आप इसको ठीक समझते हैं तो कम से कम अपने घर में बेटियों के साथ और बल्कि बेटों के साथ भी शेयर करें। उनको भी अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपनी नानी की तकलीफ का पता लगना चाहिए कि वो किस मूड स्विंग से गुजर रही हैं, क्योंकि जब ये दिन होते हैं तो उस वक्त बच्चे को लगता है कि मेरी माँ क्यों परेशान है, मेरी बुआ क्यों परेशान है, मगर उनकी परेशानी का जो कारण है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे थे शब्द मंच का सेहत मंच। हम फिर लेके आएंगे एक नई स्वास्थ्य की बातचीत के साथ, और आज बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।